In this class, we are going to study about biodiversity and conservation of biodiversity, that is the conservation of various species. So we are going to have a very quick look at the major topics of the chapter, and we will not be going into the details of the data that has been given, but we will be just discussing the main bullet data or the main points of data that is available in the NCERT and also a few other places. So the first thing about the biodiversity is that this biodiversity is not just related to species. Normally when we talk about biodiversity, people think we are referring to different type of species present on a earth or in a certain area in a state or a country or at a certain place, but it is not so. So there are variations or there are minor or major differences between ecosystems and also species and also at the genes, that is at the genetic level. So biodiversity includes variation at these three levels, that is the occurrence of different types of ecosystems, species and genes. All these three different types of variations or different types of occurrences together constitute the ecosystem. It's not that ecosystem or ecosystem diversity, these three things together constitute the biodiversity. So normally we think species, but different type of ecosystem और genes, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी बायोडाइवर्सिटी को फॉर्म करती हैं. तो अगर इन जनरल हम बात करें कि बायोडाइवर्सिटी के कितने लेवल्स होते हैं, तो पूरे अर्थ पे जितने भी बायोडाइवर्सिटी हैं उन्हें हम 3 लेवल्स पे क्लासिफाई कर सकते हैं. एक जो पहली है उसे हम कह सकते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी. तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जनरली स्पीशीज के टर्म्स में बात की जाती है, यानी कि एक स्पीशीज के अंदर बहुत सारे वेराइटीज होंगे, उन वेराइटीज के अंदर बहुत सारे जीन्स होंगे. तो जीन्स हैं यानी कि उनके अंदर कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस होंगे. तो इन सब चीजों का जब वेरिएशन किसी भी स्पीशीज में हम एनालाइज करते हैं तो उस तरह की बायोडाइवर्सिटी को हम कहते हैं नॉर्मली जेनेटिक डाइवर्सिटी. यानी कि आप अगर एक स्पीशीज को ही एनालाइज करते, ह्यूमंस को ही एनालाइज करते, तो ह्यूमंस के डिफरेंट रेसेस हैं, जैसे कि कॉकेसॉइड और ऑस्ट्रेलॉइड और नीग्रॉइड और मोंगोलॉइड, तो अमेरिंडियन, ये सारे ह्यूमंस के डिफरेंट रेसेस हैं. लेकिन ये सारे जो रेसेस हैं तो एक ही स्पीशीज के, दैट इज होमो सेपियंस के. तो होमो सेपियंस चाहे अफ्रीका का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे यूरोप का हो, चाहे अमेरिका का हो, है तो वो इंसान ही. तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो होमो सेपियन है बेसिकली एक ही स्पीशीज का बिलोंग कर तो रहा है, लेकिन उसके अलग अलग मेंबर जो हैं अलग अलग जगहों पर, उनमें माइनर वेरिएशंस है. यानी कि उनमें कुछ ना कुछ तो वेरिएशन है, जैसे कि कुछ ह्यूमन रेसेस काफ़ी टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ फेयर स्किन्ड होते हैं, कुछ डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, किसी का नोज का डिज़ाइन डिफरेंट होता है या फेशियल स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्लाइटली वेरी करता है. तो ये सारी चीज़ें तो वेरिएशंस है ना स्पीशीज़, एक ही ह्यूमन स्पीशीज़ के अंदर. लाइकवाइज हम किसी और मैंगीफेरा इंडिका के लिए बात कर सकते हैं, सोलेनम ट्यूबेरोसम के लिए बात कर सकते हैं. तो किसी भी स्पीशीज़ के अंदर जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं या डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स वाले इंडिविजुअल्स पाए जा रहे हैं, तो वैसे डाइवर्सिटी को हम कहते हैं नॉर्मली जेनेटिक डाइवर्सिटी. यानी कि एक स्पीशीज के अंदर जो डिफरेंट डाइवर्सिटी है, डिफरेंट वेराइटीज है, रेसेस हैं, ब्रीड्स हैं, या फिर किसी और चीज़ में हम कहें तो अगर नॉर्मल कैटेगराइजेशन किया गया है एक स्पीशीज के अंदर, तो उन हर एक कैटेगरी में जो एक सर्टेन कैरेक्टर है एक सर्टेन स्पीशीज का या फिर सर्टेन प्रॉपर्टीज शो कर रहा है वो, तो उस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी. अब आते हैं दूसरे साइड में, जैसे कि स्पीशीज डाइवर्सिटी. तो स्पीशीज डाइवर्सिटी में हम किसी भी एरिया के स्पीशीज रिचनेस की बात करते हैं, दैट इज नंबर एंड रिचनेस ऑफ स्पीशीज ऑफ अ रीजन. यानी कि हम यहाँ पर किसी एक सर्टेन एरिया में एक सर्टेन नंबर ऑफ स्पीशीज को ऑब्जर्व करेंगे और किसी दूसरे एरिया में एक सर्टेन नंबर ऑफ स्पीशीज है. तो जिस एरिया में जितना ज़्यादा स्पीशीज होगा हम कहेंगे कि वो स्पीशीज या फिर वो एरिया उतना ही ज़्यादा स्पीशीज वाइज रिच है. तो रिचनेस ऑफ अ स्पीशीज नॉर्मली हम लोग इस बात को डिनोट करने के लिए कहते हैं
कि किसी भी एरिया में कितना स्पीशीज पाया जा रहा है पर यूनिट एरिया। तो नॉर्मली स्पीशीज रिचनेस जो होता है वो शो करता है कि उस एरिया में कितने स्पीशीज हैं या फिर वहां पे स्पीशीज की बायोडाइवर्सिटी लेवल कितनी है। तो किसी भी एरिया में अगर n नंबर ऑफ स्पीशीज है तो वो उसका बायोडाइवर्सिटी हो गया एक तरह से। तो वो किसी के लिए भी हो सकता है, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए, या किसी के लिए भी वो बात हो सकती है। नाउ वी कम टू द थर्ड, एंड ये जो डाइवर्सिटी होता है या बायोडाइवर्सिटी होता है उसका हाईएस्ट लेवल है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल लेवल। सो इकोलॉजिकल लेवल इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंड एज द नेम सजेस्ट it deals with the different variations in ecosystem or the different types of ecosystems present. So यहाँ पर ecosystem of an area के लिए भी बात हो सकती है या whole world के लिए बात हो सकती है। तो अगर आप यहाँ पर किसी एक सर्टेन एरिया की एनालाइज करें, जैसे डेक्कन प्लेट्यू हो गया या नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए या वेस्टर्न घाट्स या ईस्टर्न घाट्स, तो यहाँ पर डिफरेंट इकोसिस्टम्स पाए जाएंगे। तो उन डिफरेंट इकोसिस्टम्स की जो डाइवर्सिटी होती है उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। So these three are the basic types of diversity, and this genetic diversity is the smallest level, then the species diversity is the intermediate level, and then the ecological diversity is the topmost level of biodiversity because it can deal with the whole world. So these three are the different levels of biodiversity. Now we will talk about the biodiversity of Earth as well as the biodiversity present in India. So the whole world contains n number of species, and humans today do not know the exact number of species. But according to IUCN back in 2004, it stated that the number of total species is around 15 lakhs, यानी कि 1.5 million. So that means that according to IUCN it's around 1.5 million, but that was in 2004. If we talk about today's data available, that it would certainly be around 18 lakhs, or that is around 1.8 million. So biodiversity जो है वो बहुत ही ज़्यादा है. We literally have no idea कि अर्थ पे टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितने हैं. तो अगर प्रेजेंट एस्टिमेट्स की बात करें तो 1.7 और 1.8 मिलियन स्पीशीज अभी पाए जा रहे हैं अर्थ पर. लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, एक्सक्लूडिंग माइक्रोब्स. यहाँ पर माइक्रोब्स को एक्सक्लूड किया गया है. अब एक्सक्लूड क्यों किया गया है? क्योंकि माइक्रोब्स में जो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि वो एक सर्टेन स्पीशीज है, कोई और दूसरा स्पीशीज है, तो ये क्राइटेरिया माइक्रोब्स में प्रॉपर्ली नहीं डिफाइंड हो पाती है. क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले या डिफरेंट बायोकेमिकल्स वाले सिमिलर स्पीशीज पाए जाते हैं. तो यहाँ पर ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेसिस पर आप क्लियरली डिफाइन कर सको, या फिर अगर है भी तो उसके अंदर इतने ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं कि अगर हम इनका ही अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो कई मिलियन तो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी हो जाएगी अर्थ पर. तो हम जब इनकी बात कर रहे हैं दैट इज 1.7 to 1.8 मिलियन, वी आर नॉट रेफरिंग टू द microbial variety or microbial biodiversity of the earth. We are not referring to this. We are only dealing with the fungi, protista, or you can say fungi, plantae and animalia. These three are the major categories that we are talking about here. So microbes को हम यहाँ पर exclude कर देते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, तो इन्हें हम exclude कर देते हैं यहाँ पर. उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ स्पीशीज किसके कितने हैं. तो अप्रोक्सीमेटली 70% स्पीशीज आर एनिमल्स. तो अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो अप्रोक्स 12 लाख के आसपास या 12.5 लाख के आसपास अर्थ पे एनिमल्स पाए जाते हैं. तो यू कैन इमेजिन नाउ कि जो 70% स्पीशीज है इनकी, यानी कि 17 to 18 लाख जो स्पीशीज हैं उसके 70% अप्रोक्स एनिमल्स है, दैट इज 12.5 लाख के आसपास ये डेटा आता है. अब हम एनिमल्स की डाइवर्सिटी की बात करें तो एनिमल्स की डाइवर्सिटी में सबसे ज्यादा परसेंटेज है आर्थ्रोपोड्स का. तो पुरानी एस्टीमेट में 70% है, अभी की एस्टीमेट में 80% है. लेकिन अगर एनसीईआरटी की डेटा की बात करें, क्योंकि हमें एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, तो एनसीईआरटी का कहना है कि 70% एनिमल्स आर आर्थ्रोपोड्स.
यानी कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें वो इंसेक्ट और वो सब स्पीशीज आते हैं जैसे कि प्रॉन्स एंड क्रैब्स एंड स्कॉर्पियंस, उन आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 70% है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, लेकिन अभी के जो एस्टिमेट्स हैं उनमें लगभग 80% आर्थ्रोपोड्स हैं। तो इन्हें जब आप कैलकुलेट करो कि इसका कितना परसेंट होता है, तो अप्रॉक्स जो होता है ये 10 लाख के आसपास आता है। यानी कि जो एनिमल्स हैं 12.5 लाख, उसमें तो अकेले 10 लाख आर्थ्रोपोडा के ही मेंबर्स हैं। सो इसी से पता चलता है कि कितना ज़्यादा वैरायटी या कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में। तो दैट इज़ वाई इट्स लिटरली ह्यूज, द बायोडाइवर्सिटी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज लिटरली ह्यूज। अब हम आते हैं एस्टिमेट की कि हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि अर्थ में कितने स्पीशीज हैं। तो किन लोगों का कहना है 5 मिलियन, किसी का कहना है 40 मिलियन, किसी का कहना है 10 मिलियन, तो किसी का कहना है 50 मिलियन। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग एस्टिमेट होता है, लेकिन जो सबसे रिलायबल और बिलीवेबल एस्टिमेट है वो है रॉबर्ट मे का। तो रॉबर्ट मे का जो एस्टिमेट है वो कहता है कि अप्रॉक्स नंबर ऑफ स्पीशीज दैट कुड बी प्रेजेंट ऑन अर्थ इज अराउंड 7 मिलियन। तो उस 7 मिलियन में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होगा। सो इन जनरल जो सबसे रिलायबल एस्टिमेट होता है वो रिलायबल एस्टिमेट है 70 लाख, यानी कि 7 मिलियन के आसपास। तो नंबर ऑफ स्पीशीज जो हैं, जो कि हम यहाँ पढ़ते हैं कि 17 to 18 लाख हैं, वो स्पीशीज नंबर फिक्स नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अप्रॉक्सीमेटली हर साल 15,000 न्यू स्पीशीज का डिस्कवरी होता है, यानी कि every year approximately 15,000 new species are being discovered, and there are certain projects running at the international level which are only determined to find out what is the actual number of species on earth. So approximately 15,000 species हर साल डिस्कवर होते हैं। तो धीरे धीरे ये नंबर बढ़ेगा ही कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितने हैं। इस वजह से जो ये नंबर है ये हर साल बढ़ते रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें एक्सटिंक्शन की, तो स्पीशीज तो डिस्कवर हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक्सटिंक्शन भी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इन न्यू स्पीशीज का डिस्कवरी से ये नंबर बढ़ेगा, लेकिन जो एक्सटिंक्शन हो रहा है तो उसे हम कह सकते हैं कि दैट एक्सटिंक्शन विल डिक्रीज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ और एनी अदर इकोसिस्टम। इंडिया की भी बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। लाइकवाइज पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट स्पीशीज जैसे कि डोडो हो गए, स्टेलर सीका हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारी स्पीशीज जो हैं अर्थ से वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। डिफॉरेस्टेशन हो गया या बहुत सारी ग्लोबल वार्मिंग, उसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज वैसे भी एक्सटिंक्ट होंगी। तो ये जो नंबर ऑफ स्पीशीज है एक्सटिंक्शन की वजह से कम भी हो सकती हैं, और हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं उसकी वजह से ज़्यादा भी हो सकती हैं। नाउ वी कम टू कि आखिर जो नए स्पीशीज आते हैं मेनली कहाँ से आते हैं या फिर कहाँ पर हो सकते हैं। तो कोरल रीफ्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये दो ऐसी चीजें हैं जहां पर हमने पूरी तरह से एक्सप्लोरेशन नहीं किया है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कोरल रीफ्स, इनमें इतने ज़्यादा टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर में स्पीशीज अभी भी डिस्कवर होना बाकी हैं। इसी तरह से एक रेन फॉरेस्ट है जिसे आपने सुना होगा अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, जो कि ब्राज़ील में मेनली लोकेटेड है। तो वो जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है जिसके बीच से लगभग अमेजॉन रिवर फ्लो करती है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, तो उस रिवर के आसपास वाले जो फॉरेस्ट उसे हम कहते हैं अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। सो उस रेन फॉरेस्ट में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्पीशीज पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा स्पीशीज हर कैटेगरी के लगभग वहीं पे पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो स्पीशीज़ हैं जो इस जगहों पर हैं, उनका हमने पूरी तरीके से अभी डिस्कवरी नहीं किया है और उनका नेमिंग तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सो इस वे में हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जो रॉबर्ट मे ने कहा था कि टोटल स्पीशीज 7 मिलियन के आसपास हो सकते हैं, वो सही है। तो रॉबर्ट मे का जो एस्टिमेट था इन्हीं सब जगहों के हिसाब से या फिर इन्हीं सब जगहों के एनालिसिस के बाद हुआ था। नाउ अगर हम इंडिया की बात करें, अपने इंडिया की बात करें,
तो हमारे इंडिया का जो लैंड एरिया है पूरे वर्ल्ड का 2.4% है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी के मामले में हमारी इंडिया में वर्ल्ड के टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज का 8.1% पाया जाता है। अप्रोक्सीमेटली 45,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड 91,000 टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर इन इंडिया। सो इस वजह से इंडिया को वन ऑफ द मेन बायोडाइवर्सिटी वाली कंट्रीज में, मेगा बायोडाइवर्सिटी वाली कंट्रीज में गिना जाता है। सो दिस इज आवर एरिया दैट इज 2.4%, बट द नंबर ऑफ स्पीशीज इज 8.1%। तो 2.4% एरिया में 8.1% स्पीशीज पाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया में बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। अगर हम नंबर की बात करें तो लगभग 45,000 जो है वो प्लांट्स हैं और 91,000 एनिमल्स हैं। दैट इज इन इंडिया 45,000 स्पीशीज प्लांट्स के जनरली हैं और 91,000 स्पीशीज हैं एनिमल्स के। लेकिन अगर हम रॉबर्ट मे की बात करें, रॉबर्ट मे की एस्टिमेट्स को काउंट करें तो इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 1 लाख स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हो सकते हैं इंडिया के अंदर। दैट इज इंडिया में 45,000 की जगह पे 1 लाख हो सकते हैं प्लांट्स के। और अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के हो सकते हैं 3 लाख। तो दिस एस्टिमेट दैट इज द वन व्हिच आई हैव रिटन इन रेड, it is according to the estimates of Robert May, that is the total number of species would be in that case 7 million, not 1.5 or 1.6 or 1.8 million. So this could be the number of species in India. So we could have more than 4 lakh species of animals and plants, and the total number would obviously be much more than that. So this represents the level of biodiversity that our country possesses. So we have to understand why such things are happening in India, or what is the reason that India has such a huge biodiversity. So we have to understand the patterns of biodiversity, and the first pattern is the latitudinal gradient. So we can understand it from here. Suppose this is the globe or the earth. Now we have at the center equator, which is called as 0 degree. Then we have the Tropic of Cancer, and then we have the Arctic Circle. Likewise, here we have Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle. So this region in the central part is called as the tropical region. That is between the Tropic of Cancer and between the Tropic of Capricorn. So Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच में जो भी एरियाज हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरियाज। फिर अगर हम बात करें जो हमारा एंटार्क्टिक सर्कल है, दैट इज द एंटार्क्टिक सर्कल, एंड दिस इज द आर्कटिक सर्कल। सो ये जो आर्कटिक सर्कल है, यहां पर ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं टेम्परेट एरियाज, और ये जो लास्ट वाला एरिया इसे हम पोलर एरियाज कहते हैं या नॉर्मली टुंड्रा कह सकते हैं। सो दीज आर द मेजर एरियाज और द मेजर लैटिट्यूडिनल डिविजन्स ऑफ द अर्थ। सो दिस इज द ट्रॉपिकल एरिया, and this is the temperate, this is also the temperate. So this area has the maximum biodiversity, and the question is why. So there are 3 reasons that the polar areas have a lot lesser biodiversity as compared to the equator or the tropical areas. So as we move towards the pole, either we move towards the north pole or we move towards the south pole, the number of species per unit area will decrease drastically as the number of latitude or as the latitude increases. So we have to understand why such things are happening. What is the main reason that the equatorial tropical area is containing lots and lots of species, but the polar areas are containing such a few number of species? So the first reason is the constant environmental conditions throughout the year. Now you must be knowing
that the regions around the equator get almost direct sunlight throughout the year. So because of the less seasonal variations, organisms do not have to suffer, because in the temperate areas the winters are very cold and harsh, but the summers are okay. Likewise, if we talk about the tundra region or the polar regions, the polar regions are extremely cold throughout the year. So it is very difficult for any organism to survive in the polar region as compared to the equatorial region. So when the equatorial region has sufficient pleasurable climate for any living organism, then why not living organisms will prefer living in the equatorial area or the tropical area? So the first reason was constant environmental conditions, because in the tropical areas the sunlight is almost vertically throughout the year. Therefore the seasonal fluctuations would be much lesser as compared to the temperate areas. Since the seasonal fluctuations are much lesser as compared to the temperate areas, organisms can easily survive over there. So more and more organisms are able to survive at that place as compared to the temperate area, because it could be that a certain organism cannot tolerate harsh winters, but it can tolerate normally mild winters and good quality summers. So those organisms will prefer living in the temperate area or the tropical area. So obviously those organisms would prefer living in the tropical area, because the seasonal fluctuations will be much lesser as compared to the temperate areas. So this is the first reason behind the high species diversity or high number of biodiversity in the case of tropical areas. If we talk about the species number per unit area of Norway or New York or the tropical areas like Colombia, so if we see that there is drastic reduction in the number of species per unit area. And if we talk about our India mostly lies in the tropics. So our India has 1200 varieties of birds. This is itself a great indication of how biodiverse our India is. So the first reason was constant environmental conditions. Now we come to the more solar energy. We know that at the equator the sunlight falls almost vertically, but at the temperate or the polar areas sunlight falls slantingly. So because of the slanting sun rays at the temperate or the polar areas, a lot of energy of the sunlight is absorbed at the upper layers, because in the atmosphere sunlight has to travel a lot more distance as compared to the equator. So the plants at the equator will receive more sunlight, so they will do more photosynthesis, and since they would do more photosynthesis, plants diversity and their number of species in the area of the tropics would be increasing. So if the number of producers, that is the plants, is more, it is obvious that the number of consumers will be more, any such species which are directly or indirectly dependent on the plants. So since there is a lot of solar energy, there is a lot of food, because the producers are producing a lot of food. So a higher amount of food would be easily able to sustain a greater number of species or a greater species richness. So more solar energy means more photosynthesis, means more food, means more producers, means more carnivorous and herbivorous, that is more species would be there, because more solar energy leads to production of more food, and more food can produce or can sustain a lot of bigger number of species or more types of species. So this was the second reason, that is higher solar energy, higher productivity, higher number of species. Now we come to the third point, and it is a bit historical in nature. So there was a glacial period. In fact, there were many glacial periods or the ice ages that have occurred in the last couple of lakhs of years. So if we talk about those glaciations, so those glaciations just wiped out the species of the northern areas and the southern areas. But in the tropics, that is near the equator, this is between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, the areas were almost free from glaciations. So in these areas, obviously the species could have easily survived, but the species living in temperate areas or the polar areas would have got wiped off because of the extreme cold that occurred. So the tropical areas were warmer,
the number of organisms surviving here was obviously more than the temperate or the polar areas. So obviously, historically speaking also, the number of species in the tropical area would be more, because glaciation did not occur, or maybe if it might have occurred but only up till a certain limit. But in the main equatorial area, that is some kilometers, some 1,000 kilometers above or below the equator, the equatorial plane would have been free from glaciation. So in those areas, organisms could have easily survived. They might have some difficulties due to the cold climate, but they must have easily survived because these were free from glaciations. But the northern and southern parts were totally glacified, that is, they were totally covered under ice. Obviously, that might have been the reason behind the extinction of mammoth or many such species like Neanderthals, or many other species of humans, or maybe ancestors of humans like Cro-Magnon man or Denisovans, or any such categories. So the amount of temperature that or the amount of heat present in the tropics at the time of glaciation, this led to the more number of species living in the tropical areas. So these three are the main reasons why the species present at the tropical areas are much more as compared to the Arctic or the temperate area. So now we have completed the species diversity and the reason behind the more diversity of species, or in general more biodiversity near the tropics and less biodiversity near the polar areas. So now we would study about the species area relationship.